नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक छोटी सी घटना एक बहुत कुछ सीख देने वाली है, उसका छोटा सा वर्णन करके हम मुख्य विषय पर आते हैं। हम गए थे डॉक्टर के पास, 2-4 डॉक्टर और थे। कुछ बात ऐसी चल पड़ी तो नेहरू की बात आई। नेहरू की बात सुनते ही उन डॉक्टरों ने कहा कि इस नेहरू से लाख दर्जे काबिल थे जिन्ना साहब। जिन्ना साहब को इन सबों ने बनने नहीं दिया। तो हम कह रहे भाई बनने ही नहीं दिया, इन सबों ने मैंने सत्ता भी हथिया लिया, देश भी बांट दिया और देश बांटने का इल्जाम भी मर दिया उनके। मैंने ये तीन साजिश, सत्ता हथियाया, फिर देश बांटा और 25 से 30 लाख लोग हमारे वो भारतीय भाई बहन मर गए और आपस में ही वो कट मर के मरे हैं। और कौन भारतीय भाई बहन? जो कि कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे। ऐसे और इन बातों को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और घोर गद्दार जो है नेहरू जानता था कि यदि ऐसा इस तरह का बंटवारा होगा तो अपने ही भारतीय भाई बहन में इतनी बेमनी से दुश्मनी फैल जाएगी कि आपस में ही जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ कंधा से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई लड़े थे वो आपस में ही वो कट मरेंगे। तो इतने लोगों की लाश पर या उनके खून से रंगी हुई सत्ता जो है इन सबों ने हथियाया, देश को बांटा, इतने लोगों की जाने वो हत्या का वो जिम्मेदार रहे। और इस पूरे का इल्जाम जो है इन सबों ने जिन्ना साहब के माथे मरने का बहुत बड़ी साजिश की। यही देश को बताना है। लेकिन इस साजिश में सिर्फ जेएनपीसी अकेले नहीं है, जेएनपीसी का साथ देने वाले ये आरएसएस और बीजेपी वाले भी हैं। बीजेपी वाले भी माने कभी 50-50, कभी इधर कभी उधर, या फ्लिप फ्लॉप में बोला करते हैं। तो देश पर जो संकट आया है ये भारत विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, बैलेट बॉक्स पर जिनको जनता ने परास्त कर दिया है, ये ऐसे ही वो विभाजनकारी अवसर की ताक में रहती हैं कि कुछ भी देश में अस्थिरता फैलाओ और आतंकवादियों का जो है सहारा लो, अलगाववादियों का सहारा लो और सत्ता की वापसी की साजिश करो। इस बात का आगाह बराबर भारतीय जनता दल आज
जब से ये किसान आंदोलन चला है उसके पहले से बता रहा है। तो उसके मध्य में ये बात आई कि ये खबर कल आ रही थी कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो कटीले तार और नुकीले स्पाइक्स ये लगवा रही है ताकि आंदोलनकारी जो है दिल्ली में न घुसें। इस तरह का करना जो है ये कायर जो मोदी प्रधानमंत्री महोदय हैं उनका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन आंदोलनकारियों को रोक नहीं सकते और अपने ही सुरक्षाकर्मी को घायल करवाते हैं उन उपद्रवियों से। और एक भारत पाकिस्तान जैसा एक दीवार या ये बाढ़ लगाने का एक काम करते हैं। ये सबसे बड़ी कायरता का एक प्रमाण है, द्योतक है कायर प्रधानमंत्री मोदी के, और इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। जबकि आवश्यकता इस बात की थी जो कि भारतीय अवाम ताकत दल ये शुरू से कह रहा था कि उन किसान आंदोलनों में जो हमारे फंसे हुए भोले भाले भारतीय भाई बहन हैं, बूढ़े हैं और भोले भाले किसान हैं या माताएं बहनें हैं, उनको उस आंदोलन से अलग करके और उनको अपने अपने घरों में पहुंचा करके जो उपद्रवी तत्व हैं जो कि किसान आंदोलन का मुखौटा पहने हुए हैं, जो अराजक तत्व हैं और जो देश विरोधी और आतंकवादी तत्व हैं, उनको कुचलने की जरूरत थी। उनकी तुड़ाई करने की जरूरत थी। और ऐसी तुड़ाई और ऐसे कुचलना कि फिर कभी इस तरह की वारदात करने की उनकी हिम्मत और उनकी आदत और उनकी जरूरत तीनों छूट जाए। लेकिन ये कायर मोदी, और इसके पहले जब मोदी महोदय को मालूम था कि पंजाब में इस तरह की अफवाह, इस तरह का झूठ, ये जेएनपीसी के लोग, जेएनपीसी के विषय में तो बराबर भारतीय अवाम ताकत दल बताता ही रहता है कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है, वो जेएनपीसी ही है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी उसको जेएनपीसी ही माने, जेएनपीसी के ही रूप में समझें और जेएनपीसी के ही रूप में उसको संबोधित भी करें। तो जेएनपीसी के लोग और वाम दलों के लोग ये झूठ और अफवाह का शिकार बना रहे थे हमारे पंजाब स्थित किसान भारतीय भाई बहनों के बीच में कि ये मोदी जी सारा कुछ बेच रहे हैं। ये हवाई जहाज बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दिया और बैंक को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। जबकि ये सभी को जानना चाहिए कि ये जितने, देखिए ये सब इतने झूठे और अफवाह फैलाने वाले हैं सब, ये जेएनपीसी वाले वाम दल वाले, कि जो काम इन लुटेरे डकैतों ने 60-70 सालों तक नहीं किया था, वो इतने बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है हाईवेज का, और खास करके वो नितिन गडकरी के मंत्रालय का और पीयूष गोयल के मंत्रालय का, वो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो कि उद्योगपति भी इसमें शामिल हैं और सब कुछ जो है अधिपत्य जो है वो सरकार का है, और बीओटी शैली से, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर की शैली से वो उसमें शामिल है। इसके बाद जो है वो सरकार का ही रहेगा।
लेकिन इस देश में झूठ और अफवाह का पूरा बाजार गर्म है, और झूठ अफवाह फैलाने वाले यही भारत विरोधी ताकतें जीएनपीसी और वाम दल हैं। लेकिन सिर्फ जीएनपीसी वाम दल ही कहा जाए तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व की छत्र छाया और उनके संरक्षण में ये ताकतें फल फूल रही हैं, पाली जा रही हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं, और ये छाती तान करके झूठ और अफवाह का शिकार बना रहे हैं पूरे देश को। अब विशेष करके जब भी मौका मिलता है तो सीएए पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को शिकार बनाया, और अब पंजाब स्थित हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये शिकार बना रहे हैं ये जीएनपीसी के और वाम दलों के लोग जो है झूठ और अफवाह का। तो जिस कदर ये कायर मोदी जी इन देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं और इनके आगे घुटने टेक रहे हैं, उसी का खामियाजा हमारा देश, हमारा मुल्क जो है, कभी सीए के नाम पर उपद्रव, कभी कृषि कानून के नाम पर उपद्रव, और भी कितने उपद्रव, और अब तो जो है राष्ट्रीय झंडे का अपमान, लाल किले पर चढ़ करके वो आतंकवादी वहाँ जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर जो है अपने राष्ट्रीय गौरव तिरंगों को हटा करके वो तिरंगा लगाया गया। ये सारा कुछ जो है कायर मोदी के प्रधानमंत्रित्व के संरक्षण और इसके छत्र छाया में ये सब चीजें चल रही हैं। ये देश विरोधी ताकतें इस तरह की जरूरत कर रही हैं, इस तरह की देश विरोधी हरकतों को अंजाम दे रही हैं। इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल अपने पंजाब स्थित किसान भारतीय भाई बहनों से यह कहना चाहता है कि जब भी आप अमर शहीदों की फोटो आप लगाते हैं तो सिर्फ भगत सिंह की मत लगाइए। दो बात, भगत सिंह की फोटो लगाएंगे और बगल में वो खालिस्तान के नारे लगते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान है। भगत सिंह की फोटो और बगल में जो है वो खालिस्तान और पाकिस्तान जो है जिंदाबाद के नारे, अपने आप में दिखाता है कि वो कितना बड़ा पाखंड है। एक तो इससे बचिए। दूसरा, सिर्फ भगत सिंह का ही आप लगाएंगे और मान लीजिए कि पंजाब के लोग जो है वो भगत सिंह का लगाएं, बंगाल के लोग जो है वो सुभाष चंद्र बोस का लगाएं, तमिलनाडु के लोग जो सुब्रमण्यम भारती का लगाएं, महाराष्ट्र के लोग जो है सिर्फ बाल गंगाधर तिलक का लगाएं। ये क्या है कि उन अमर शहीद जो कि पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको ये संकीर्ण दायरों में कोई वो पंजाब में ही सिमटाने का, और कोई जो है वो बंगाल में ही सिमटाने का, कोई तमिलनाडु में ही सिमटाने का, कोई महाराष्ट्र में ही सिमटाने का, जो इनकी संकीर्ण मानसिकता है और उनका संप्रदायीकरण, उनका प्रांतीयकरण, उनका क्षेत्रीयकरण, इन कुकृत्यों से उनकी उस कुर्बानी की महानता को कम करने की एक बहुत बड़ी कुचेष्टा है। तो इन चीज़ों से सर्वथा बचें, और वाकई में यदि देश के अमर शहीदों
से प्रेरणा लेनी है तो सबसे लें और शुरू करें हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू और लोग भी होंगे। ये सबका आदर सभी को करना होगा। ये पंजाब के लोग सिर्फ भगत सिंह का करें, बंगाल के लोग सिर्फ जो है वो सुभाष चंद्र बोस का करें, ये सबसे बड़ा अपमान है। ये सबसे बड़ा अपमान है उनकी कुर्बानी का। तो देश के लोग इस तरह से उनकी कुर्बानी की महानता को खंडित करने का जो ये कुत्सित प्रयास है, उसको रोकने की सोचें। जब भी इस तरह से होता है तो बस देखने में आता है कि भगत सिंह की फोटो लगा लिया और तमाम गंदे गंदे नारे जो है वो शुरू कर दिया। जेएनयू में भी सब भगत सिंह की फोटो लगाएंगे और जो है वो उसी के बगल में नारे लगाएंगे कि छीन के लेके आज़ादी, छीन के लेके आज़ादी। तो ये उसी जो संकुचित मानसिकता है, जातिवाद का, संप्रदायवाद का, क्षेत्रवाद का, समूहवाद का, प्रांतवाद का, भाषावाद का, उसी कुत्सित मानसिकता का शिकार बनाते हैं हमारे इन अमर शहीदों की कुर्बानी को। तो ये सभी से निवेदन है, विशेष करके चूंकि ये आंदोलन के केंद्र में है पंजाब के हमारे सिख किसान भारतीय भाई बहन के लोग, तो विशेष विनती और विशेष अपेक्षा भी है उनसे, विनती भी है, अपेक्षा भी है कि कदापि सिर्फ एक, और वो भी सिर्फ भगत सिंह का ही वो अमर शहीद के रूप में फोटो न लगाएं, सबका लगाएं और सबकी जानकारी रखें और सभी अमर शहीदों का सम्मान करना सीखें। वो अब देखिए किसान जो है 26 तारीख के पहले जो ये टिकैत वगैरह बोल रहे थे कि कहाँ से ये राजनीतिक दल आ जाते हैं, हमको पता नहीं। ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हमको पता नहीं। कौन से तत्व जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हमको पता नहीं। और इसी टिकैत ने वो बोला था कि झंडे भी लाओ, डंडे भी लाओ, इसी ने बोला था। और इस तरह की उपद्रव और हिंसा, बैरिकेड को तोड़ना, ट्रैक्टर से अपने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास, और हमारे करीब अब तो संख्या आ रहा है कि 500 से अधिक हमारे सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस के लोग घायल होकर के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। और वो घटना कि एक आतंकवादी चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है तिरंगे को हटा करके वो आतंकवादी झंडा लगाया उसने। तब ये कह रहे हैं कि ये हमारे आदमी नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। हम तो जो है एक झूठा नाटक कि हम तो अपील कर रहे हैं, इन्हीं समूहों ने लगाया। सिर्फ टिकैती नहीं, ये जेएनपीसी का राहुल और सारे एलिमेंट जो है इस राहुल के जो सबसे बड़ा गद्दार है और कम्युनिस्टों के थे, खालिस्तानियों के थे। अब ये भी देखिए कि अब इस कांग्रेस का
या जीएनपीसी, हाँ सच्चे अर्थों में तो वो जीएनपीसी है। जीएनपीसी का, राहुल का इन खालिस्तानियों के साथ जो गठजोड़ की बात अंदर अंदर कही जा रही थी, अब वो सामने आ गई है। तो जिस भिंडरा वाले खालिस्तानी आतंकवादी को खड़ा किया था गद्दार इंदिरा गांधी ने, वो चीज अब जाकर विंडिकेट हो रही है कि इन खालिस्तानियों का और इन कांग्रेसियों का और खास करके राहुल का गठजोड़ जो है वो सामने आ रहा है। तो अब तक तो ये कह रहे थे कि ये कौन है, ये कहां से आ गए, उपद्रव किसने किया, हमको पता नहीं, ये वगैरह जो है। और फिर बाद में इनके जो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं इन देश विरोधियों के, उसमें कुछ वो राजदीप सरदेसाई, वरदराजन का भी नाम है, मृणाल पांडे का भी नाम है, और इस तरह से है। तो इन सब ने झूठी एक कहानी चलाई कि वो करने वाले बीजेपी के लोग थे, वो बीजेपी का वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाए, क्या क्या वो कहानियां सब उड़ाए। तो जब सवाल उठता है कि जब तुमको पता ही नहीं कि ये माने उनके कथनानुसार, जैसा कि वो कह रहे थे, उनके कथनानुसार अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन, कि यदि उनके आदमी थे ही नहीं तो फिर उनको बचाने के लिए ये अमरिंदर जो है 70 वकीलों की फौज क्यों खड़ा कर रहा है। देश पूछे उससे कि जब तुम्हारे आदमी थे ही नहीं, ये सब कुछ बीजेपी के थे और तो तुम जानते भी नहीं हो, तो फिर उनको बचाने के लिए तुम 70 वकीलों की फौज क्यों खड़ा कर रहे हो। लोग हाय तबाह कर रहे हैं कि बताइए, ये जीएनपीसी जो है आतंकवादियों का साथ दे रही है, उपद्रवियों का साथ दे रही है, हमारे इतने पुलिस कर्मी जो घायल हो गए, जो उपद्रवी थे, हिंसक तत्व थे, उनका साथ दे रही है। देश कैसे भूल गया कि ये वही जीएनपीसी है जिसने सत्ता हथियाने के लिए देश बांटा है, और 25 से 30 लाख लोग हलाक हुए हैं, लोगों ने जान दी है इसी की सत्ता हथियाने की साजिश के परिणाम स्वरूप। ये वो तंजीम है, ये वो संगठन है भारत विरोधी। लोग पहचाने में भूल कर रहे हैं, और जो पहचाने में भूल कर रहे हैं उसी का खामियाजा यह देश जो है बार बार जो है वो भुगत रहा है कि जीएनपीसी वो तंजीम है, वो संगठन है जिसने इस देश को बांटा, और उस देश को बांटने के फलस्वरूप हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई। ये वो तंजीम है। तो उसके आगे तो ये छोटे ये बहुत छोटे मोटे लगते हैं, जो कि हमारे इतने पुलिसकर्मी घायल हो गए, फलाने हो गए, दिखाने पर। ये यदि उसको देश समझ जाए कि ये वो तंजीम है जिसने देश को बांटा और कितना खतरनाक है, तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब ये बात कितनी आश्चर्य की है कि उसी ने देश को बांटा और फिर उसी को वोट मिलता रहा। नेहरू ने जो है इसी भारत की जमीन को थमा दिया चीन को, उसको वोट मिलता रहा। तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उसको गद्दार नेहरू ने भारत में मिलने नहीं दिया, और उसको सजा करके वो दुश्मन चीन को थमा दिया। उस नेहरू को वोट मिलता रहा। इस गंभीर मसले पर हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गंभीरता से विचार करें, और आज भी भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसके समर्थन में जो राहुल खड़ा हुआ, उसको केरल की
20 लोकसभा सीटों में से 18 लोग जो चुन के भेज रहे हैं कि वो केरल के लोग। असल समस्या तो यहां है ना। तो ये वामपंथी हमेशा हिंसा, गुंडागर्दी और हैंकड़ी, ये तीन इनके इनकी इनकी और भारत विरोधी, चीन के फंडिंग पर, यही इनकी फितरत है। लेकिन इनकी पैठ जो है मजदूर संगठनों में और किसानों में। क्यों भाई? सवाल इस बात का है कि ये जो राष्ट्रवादी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे पास 12 करोड़ की फौज है कार्यकर्ताओं की और मेंबरशिप की, क्यों नहीं जाके समझाते कि भाई कि ये कम्युनिस्ट वाले मैंने हर जगह, चाहे क्या किसानों का संगठन हो, चाहे मजदूरों का संगठन हो, चाहे कर्मचारियों के संगठन हो, जाके समझाएं कि ये देश के बड़े खतरनाक हैं, इनको बाहर करो, इनको दूर करो। कभी कहते हैं? नहीं। ये सिर्फ जो है जब से मोदी आए हैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू हिंदू, बस यही गुट्टी सब पिला रहे हैं बीजेपी की फौज। ये समझ के बिल्कुल बाहर है कि सिर्फ हिंदू की बात की जाए तो यह देश वो चलेगा। तो अब समझ जाइए कि ये जो जेएनपीसी है, जेएनपीसी या उसका राहुल जो है उन उपद्रवित तत्वों को, हिंसक तत्वों को भड़का करके पूरा जो है दिल्ली में उपद्रव करवाया, हिंसा करवाया। हमारे जो है इतने पुलिसकर्मियों को घायल हो गए और उसी आंदोलन का समर्थन भी करता रहा और एक शब्द भी नहीं कहा कि भाई कि हमारे पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए, उनको मैंने कोई संवेदना वो बोला हो। और जो राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ और जो है राष्ट्रीय गौरव वो लाल किले का अपमान हुआ, एक शब्द नहीं बोला। तो इतना ये भारत विरोधी है। लेकिन देश को जानते कि ये यदि किसी और देश में होता है तो देश मैंने कोई और देश होता भारत के अलावा, तो इसको तो लोग इसको पीट करके जो है बाहर कर देते ऐसे तत्वों को, राहुल गांधी जैसे गद्दारों को। लेकिन उसको वोट मिल रहा है। और तो और ये बीजेपी वाले उसको दूसरी विरोध पक्ष का नेता मानते हैं, जो इस समाज के लिए, देश के लिए इतना खतरनाक है, देश विरोधी, भारत विरोधी है, उसको बीजेपी वाले अपने विरोध पक्ष का नेता मानते हैं। चैनल वाले भी जो है विरोध पर जो है वो विरोध चैनल वाले भी, मतलब टीवी चैनल वाले भी उस राहुल को विरोध पक्ष का नेता मानते हैं। तभी आता ब्रेकिंग न्यूज, राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला, राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। यदि ये समझते हैं कि भाई देश का ये गद्दार है, देश का दुश्मन है, तो ऐसा करते ये टीवी चैनल वाले। लेकिन मानसिकता जरा देखिए, तो बीजेपी भी इन समूहों को भारत विरोधी नहीं मानती। असली दुख यही है। और भारतीय जनता दल का बिल्कुल दावा है कि ये इस तरह का जो है देश विरोधी ताकतों की जो पालना है, यार उनके आगे घुटने टेकने वाली बात है इस कायर मोदी के द्वारा। वह सिर्फ जो है गद्दार राहुल को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र जो है इस मोदी सरकार का, इस कायर मोदी का यही है, सिर्फ राहुल को बचाने के लिए देश को झोंक रहा है। और दिल्ली में ही इस तरह की जो कील, स्पाइक लगाना और बाढ़ लगाना, दीवार खड़ी करना, ये सब ये कायर मोदी की कायरता का सबसे बड़ा, यानी ये सबसे बड़ा विभत्स रूप और मैंने घृणित शक्ल है उसकी। और यह काली
अकाली के प्रवक्ता सब आते हैं, हमने देश के लिए जान दी है। अरे तुमने क्या जान दी है? तुम हमेशा से खालिस्तानियों के समर्थक रहे हो और बात करते हो जान दी है। देश के विभिन्न विभिन्न लोगों ने वो जाने दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, जितने भी इस तरह से जो देश विरोधी होते हैं, वो आकर सबसे पहले उनकी पहचान जरा करिए। इन्हीं के तत्व जो है हिंसा भड़काएंगे, हिंसा करवाएंगे, उपद्रव कराएंगे, आकर बोलेंगे हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम मुल्क के लिए जान दे सकते, पहले ही बिला वजह कि हम जो है वो जान दे सकते हैं, जो कि जान तो देना ही नहीं है, तो वो पहले बोल देंगे कि हम जान दे सकते हैं और जो है वो इस मुल्क के लिए। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, समझ जाए कि वो सबसे बड़ा वो पाखंडी है, सबसे बड़ा वो पाखंडी है, अकाली के वो प्रवक्ता। और तो ये भी खबर आए कि अकालियों ने उन्हीं उपद्रवियों को कंबल बांटे, स्वेटर बांटे, ये इनकी दियानत है। और आकर के यानी क्या तर्क दे रहा था कि हमारे तेग बहादुर ने आकर के जो है मुगलों को परास्त किया और लाल किले पर किया। देखिए, इस विषय में भारतीय वामपंथी गठबंधन बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता है कि हम लोगों ने जो हमारे अमर शहीद जिनको बार बार याद करता है भारतीय वामपंथी दल, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गड्डू इत्यादि की कुर्बानी शहादत, जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत इस मुल्क को आज़ादी मिली है, उन्हीं के प्रेरणा के अनुसार यानी इस देश का निर्माण और इस गणतंत्री व्यवस्था का निर्माण और इस गणतंत्री व्यवस्था का संचालन, और उसी के अनुरूप जो है एक संविधान हमारा बना है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें यानी सारी बातों का उसमें वो ये समावेश। अब ये सब होने के बाद यदि कोई कहे कि 15 से 56 में जो हुआ, 15 से 26 में जो हुआ, 14 से ईस्वी में हुआ, वो राजनीतिक हिसाब किताब, पॉलिटिकल स्कोर हम अब जो है वो सेटल करेंगे, वो हिसाब बराबर करेंगे, ये बोलते हैं। हिंदू सनातन के कट्टरवादी यही बोलते हैं कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ वो 1400 में, 1500 में, 1600 में, उसका हिसाब किताब यानी अब बराबर करेंगे। जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी बोलते हैं कि जो गुरु तेग बहादुर के साथ हुआ उसका जो है पॉलिटिकल स्कोर अब जो है वो सेटल करेंगे। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब हमारा देश शुद्ध रूप से गणतांत्रिक देश है। हमारा जो वजूद है, जब वो संविधान मेरा लगा 26 जनवरी 1950 को, इसके बाद हमारा जितनी भी हमारी पहचान थी, जितना भी वजूद, वो सब खत्म हो गया। हमारा वजूद एक ही संवैधानिक वजूद कि हम भारतीय हैं। इसलिए ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं, कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम सरदार हैं, ये ऐसा कहने वाले सब के सब जो है ये असामाजिक तत्व हैं, भारत विरोधी हैं और भारतीय समाज वो विरोधी तत्व हैं। उसकी इजाजत इस जो है वो भारतीय समाज में बिल्कुल नहीं है।
तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई वो शिवाजी और औरंगजेब का कोई राजनीतिक हिसाब किताब आकर पूरा करे, अकबर और राणा प्रताप का हिसाब किताब आकर के पूरा करे, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब गुरु तेग बहादुर का हिसाब किताब आकर के पूरा करे, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। हमारा जो है वो भारतीय वो गणतंत्र है, सभी लोग भारतीय हैं। पिछले हिसाब किताब जो 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 उनकी राजनीतिक प्रतिशोध रहा, प्रतिद्वंद्विता रही, वो पीछे छोड़ करके ही जो है हम लोगों ने भारतीय संविधान अपनाया, भारतीय गणतंत्र को अपनाया और अब उसी अनुसार जो है इस देश को चलाना चाहते हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चलाएंगे भी। तो वो अकालियों का इस तरह के तर्क को गुरु तेग बहादुर के भी इसी तरह से जो है लाल किले पर आकर के वो किया था। इस तरह के तर्क, असल बात ये है, प्रॉब्लम बराबर भारतीय जनता दल का कि ये चैनल वाले इन दुष्टों को बुलाते क्यों हैं, सवाल तो यही उठता है। ये चैनल वाले देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारतीय जनता दल बार बार कह रहा है, देश के वो कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं को बुलाएंगे। देश की सबसे बड़ी दुश्मन ये संगठन है जीएनपीसी, उसके प्रवक्ताओं को बुलाएंगे। देश की सबसे बड़ी दुश्मन संगठन जीएनपीसी को ये बीजेपी वाले जो है देश के लिए वो खतरनाक नहीं मानते हैं, देश का दुश्मन नहीं मानते हैं, देश के लिए गद्दार नहीं मानते हैं, मानते हैं कि ये विरोध पक्ष है। यदि इस रूप में जो बीजेपी के पास इतना जो है वो इतनी फौज है कार्यकर्ताओं की और उसके सदस्यों की, तो यही प्रचार करता है कि यदि देश को महफूज रखना है तो ये जो जीएनपीसी है यह बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी वो तंजीम है। इससे मुक्ति की बात सोचे हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन, तो काफी कल्याण होता। लेकिन जब से ये मोदी आए हैं सिर्फ हिंदुत्व का रट वो लगा रहे हैं। जब ये बात कहता है भारतीय जनता दल, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादी तत्व नहीं है। वो भी हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन उसमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं या हिंसक भी तत्व हैं या उपद्रवी तत्व हैं, और उसी प्रकार हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी जो हिंसक और उपद्रवी तत्व हैं, इन दोनों तत्वों को एनपीसी ही पालती है। और वही जो है यूट्यूब पर जो है वो जहर भी घोलते हैं। ये जो है पुष्पेंद्र कुलशेठ को आप देख लीजिए ना, अब वो अखंड भारत जो यानी जिस यूट्यूब के मंच से वो बोलता है, ये पुष्पेंद्र कुलशेठ जो है वो अखंड भारत की बात नहीं करता है, वो कहता है अखंड हिंद। तो समस्या चारी ओर है, लेकिन सबकी दवा है कि हम जज्बा रखें भारतीयता का। हमारे भारतीय भाई बहन ये सोचते होंगे कि हमेशा भारतीयता की बात करते हैं और देश के दुश्मनों का कैसे सफाया हो इसकी बात करते हैं। हमारी जो सेवा कैसे हो या इसके विषय में बहुत कम कहते हैं। नहीं, भारतीय जनता दल वो इन सिद्धांतों का बिल्कुल हामी है, बल्कि इसका समर्थक है। और सेवा भी, तो सेवा में सबसे पहले है कि सभी अपने भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक की जो इज्जत और प्रतिष्ठा है वो सम्मान देगा, वो बख्शेगा। नंबर एक, कोई उनके साथ अन्याय हो रहा है, खास करके आपराधिक अन्याय, खास करके हमारे जो बच्चियां हैं, हमारे बहुएं हैं, जो माने इस तरह का, तो वो न्याय जो है मौके पर ही उनकी इज्जत की रक्षा होगी, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, और वो मौके पर ही न्याय मिलेगा। ये बिल्कुल उसको सुनिश्चित करेगा।
न्यायालय के बोझ को इस प्रकार जो है वो कम करेगा। न्यायालय में न्याय मिलता भी नहीं है। न्यायालय में जाइए तो फिर जो वकील से शुरू होगा, फिर कोर्ट में एक तारीख पे तारीख, और पता नहीं क्या गवाह जो है वो गवाह खरीद लिए जाएंगे, जजेज जो है वो खरीद लिए जाएंगे, कहाँ न्याय मिलता है उसमें। तो इसलिए सबको अवॉइड करते हुए मौके पर न्याय और सेवा जो है बारी और बराबरी का जो सिद्धांत है, मतलब कि जब आपकी बारी आएगी आपकी सेवा होगी, बारी का बारी का इंतजार करिए। और इसमें हर्ज क्या है, और बारी जो है किसी के भी प्रभाव से वो टूटेगी नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति का आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का आदमी हो, वो बारी ही रहेगी। तो बारी और बराबरी के सिद्धांत पर सेवा होगी। और भ्रष्टाचार मुक्त, शून्य भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं कि लोग कोई रिपोर्ट करेगा तब नहीं, भ्रष्टाचार को ढूंढ करके खोज करके जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड या उड़न दस्ता या औचक जो भी है, कई नाम है उसको और जहां तक भी घुसा हुआ है कैंसर की तरह उसका इलाज करेगी, बिल्कुल वो करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त। और इसके विषय में दंड भी देगी। मान लीजिए कोई माने पुलिस वाला ये पकड़ा गया तो सिर्फ दंड यानी पुलिस वाले को ही नहीं मिलेगा। वो पुलिस वाला पाला जा रहा है जो है वो एसएचओ के द्वारा, एसएचओ जो पाले जा रहे हैं डीएसपी के द्वारा, डीएसपी पाले जा रहे हैं एसपी के द्वारा। तो गलती पुलिस वाले की जरूर होगी, लेकिन ये चार जो है वो सस्पेंड होंगे, तब जाकर के ये बीमारी जाएगी। और हर जगह वो भ्रष्टाचार को पकड़ करके तब जाकर के लोग भ्रष्टाचार करने से लोग डरेंगे। और ये चीज जो है एक साल नहीं, लगातार कम से कम 20-25 साल तब जाकर के इसकी आदत जाएगी। और उस प्रकार जो है हरामखोरी भी है। वो सीट पे मिलते नहीं है सब सरकारी कर्मचारी, अपने सीट पे मिलते हैं, न अपनी वो कुर्सी पे मिलते हैं, हरामखोरी। तो भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी दफ्तरों का नहीं, ऊपर मंत्रियों का, बड़े बड़े उद्योगपति जो मिल करके यानी जो है वो इस देश के संसाधन को, बड़े बड़े उद्योगपति और राजनीतिक दल मिलकर वो करते हैं। और चुनाव के वक्त में तमाम इस तरह के ब्लैक मनी, तमाम वो नोटों का बंडल, सबको वो सबको नियंत्रित करेगा, लेकिन वक्त लगेगा। ऐसी बात नहीं, कोई चीज वो असंभव नहीं है। और युवाओं को रोजगार वाली बात, तो युवाओं को के रोजगार की जो बात है, उसमें सबसे बड़ा पहलू है कि ये फर्जी किस्म के जो संस्थाएं जो खोली गई हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ इतना खिलवाड़ कर रही हैं। तमाम फर्जी किस्म के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, फर्जी किस्म के मेडिकल इंस्टीट्यूशन, फर्जी किस्म के जो है वो आपके माने डिग्री कॉलेज, और वो तमाम उससे निकले हुए हमारे बच्चे जो है, बच्चों का जो है शिक्षा स्तर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसकी चिंता यानी कोई पार्टी करती नहीं है। और कई पार्टियां तो इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक यदि कोई अपराधी है तो ये सपा, समाजवादी पार्टी। इसके जमाने में फर्जी किस्म के विद्यालय, फर्जी किस्म के टीचर, फर्जी किस्म के डिग्री, सब कुछ। इसने तो शिक्षा का, तालीम का पूरा इसने जो है वो सत्यानाश कर दिया। और यही नहीं, पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो है इसने जो है उसका सत्यानाश किया जातिवाद के आधार पर। तो खैर समस्याएं हैं और उसका निदान भी है। और भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है कि यदि नीयत साफ हो और देश के प्रति जो है नीयत साफ हो और अवाम परस्ती हो और देशभक्ति हो, तो हर समस्या के समाधान है, लेकिन वक्त लगता है। तो ये है, तो इसकी चिंता नहीं करने का। लेकिन अभी
जो जो ये कार्य मोदी के द्वारा जो है देश में जो है इस तरह का जो है एक नारकी स्थिति आ गई है। अब जैसे दिल्ली वाले हैं बेचारे फंसे हैं, अब वो कई महीनों से न आ रहे हैं न जा पा रहे हैं, तो हम ट्रैफिक जाम है फला दिखाने, और इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेक रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। जो 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 देश के लिए अभिशाप बना हुआ है उसको ये वो कर रहे हैं। तो ये पूरा जो तमाशा है मोदी जी का, सिर्फ राहुल को बचाने के लिए सभी हो रहा है। इस विषय में थोड़ा वो याद दिलाना चाहते हैं कि अभी भी जो मर गया है ना वो अहमद पटेल, जो काफी वो बहुत विश्वास पात्र था सोनिया का, सब सारा काला धन का हिसाब वो रखता था। और लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट करता था। तो मीडिया मैनेजमेंट की मतलब है कि सारे मीडिया वालों को बोल रखा था कि भाई तुम कांग्रेस के विषय में जो चाहो वो लिखो, लेकिन नेहरू परिवार को छूना मत। वही चीज ये बीजेपी खेल रही है कि भाई ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ जो है वो मतलब कहिए, लेकिन राहुल को बचाइए। ये घिनौनी नीति जो है मोदी की सरकार कर रही है, जो कि इस देश को नाकाबिल बर्दाश्त है। इसका और विस्तार से आगे आने वाले एपिसोड में इसको बताया जाएगा। और बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं ये कार्य मोदी, और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे देश के लोग चुका रहे हैं, और ये देश चुका रहा है। अब कब तक चुकाएगा भगवान जाने। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।